हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन जहां पर हम 23 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स थे उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है। इसके अलावा कुछ आपके डाउट्स भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो बहुत सारे ना टेक्निकल टर्म्स है, इवन आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टेक्निकल मुद्दों को डिस्कस करेंगे। पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सारे के सारे जो टेक्निकल मुद्दे हैं ना, ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल ना लगे एंड बिल्कुल हम इनको आसान भाषा के अंदर समझ पाए, ताकि कल को एग्जाम के अंदर जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओ। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी लाई गई है, जहां पर आप डेली बेसिस के ऊपर 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जनरल स्टडीज के, फिर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सी सेट के। इस तरह से ना यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हो रहा है, आपकी डेली बेसिस के ऊपर एक रिग्रेस पैनल के अंदर एक प्रैक्टिस हो रही है। उसकी मदद से होगा क्या, कल जब आप मई के एंड में अपना प्रीलिम्स लिखोगे, तो वहां पर ना आपने ऑलरेडी 3500 से ज्यादा जीएस क्वेश्चंस एंड 2000 से भी ज्यादा आपने सी सेट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो एक ना आदत बनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने की। एंड उसी मोड और उसी रिदम से आप कहीं ना कहीं जब आप अपना प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे, आई एम श्योर आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे एंड बहुत अच्छे स्कोर के साथ प्रीलिम्स क्लियर करके अपने मेंस की ओर बढ़ जाओगे। तो ये कोर्स अपने आप में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही रहा है, प्लस आपका सी सेट मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो उड़ान की बुकलेट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, डेली पेपर का डिस्कशन होगा एंड अपनी ऑल इंडिया रैंक आपको रोज रोज पता लगती रहेगी। तो एक आइडिया लगता रहेगा कितना बढ़िया कर रहा हूँ, बाकियों के मुकाबले कहाँ जा रहा हूँ, क्या और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता लगती रहेगी। एंड साथ ही अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो हमारा जो सृजन है उसका फ्री एक्सेस यानी कि मेंस गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल आपको फ्रीली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स यानी कि पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, सब जगह आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी, कि नीचे ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए एंड इस कोर्स के अंदर एनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। डिस्कशन की तरफ बढ़े तो एक देखो मुद्दा था विद रिगार्ड्स टू T+0 सेटलमेंट। दरअसल में ना आप लोग सेबी के बारे में जानते होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है, सेबी ही करता है, ये सब हम चीजें जानते हैं। अब सेबी ने एक प्लान लेकर आया है। वो प्लान क्या है, वो प्लान डील करता है T+0 इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ। अब सर ये क्या है, टी क्या है यहाँ पे और जीरो क्या है, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। चिंता की बात मत करो, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये रहा एक पर्सन, इसका हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम हमने वैभव रख दिया। ठीक है, ये ना ट्रेड करता है, मतलब सिक्योरिटीज जो आपके कुछ भी आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कुछ भी इस तरह से जो अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको यहाँ पे खरीदता और बेचता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है ना जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डेट। सर कौन सी तारीख होती है ट्रांजैक्शन डेट? ट्रांजैक्शन डेट वो तारीख होती है जिस दिन इस बंदे ने, जो वैभव था हमारा दोस्त, उसने यहाँ पे ट्रेड को शुरुआत करी। जैसे मान लो इसके पास कोई स्टॉक था, ठीक है, इसके पास कोई शेयर मार्केट में शेयर पड़ा हुआ था किसी का। जैसे इसने, आप मान लो टाटा का कोई स्टॉक खरीदा हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, अब इसने सोचा यार मैं इसको बेच देता हूँ। जैसे इसने रिक्वेस्ट डाली अपने इसको बेचने की, अपने शेयर को बेचने की, उस दिन को हम बोल देंगे ट्रांजैक्शन डेट। इसको ट्रांजैक्शन डेट कह लो, ट्रेड डेट कह लो, एक ही बात है। यानी कि इस दिन ना प्रोसेस शुरू हो रहा है। गेटिंग इट? ठीक है, अब इसने बेच दिया इसको। ठीक है, अब सामने ये बिकेगा, फिर कहीं ना कहीं इसके पास इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मान लो ये 10,000 का शेयर था, तो 10,000 का जब इसने शेयर बेचा तो बदले में इसके अकाउंट में 10,000 का पैसा आएगा और ये इसके डीमैट अकाउंट में रहेगा, फिर इसको ये बैंक वगैरह में डाल सकता है। पर आप नोटिस करोगे ये सारा काम करने के अंदर जब तक उसके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आएगा, इसमें कुछ हमारे पास डिले देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि इसने आज ही प्रोसेस को शुरू किया, यानी कि लेट से आज जैसे 31 दिसंबर है, इसने 31 दिसंबर को मान लो ये प्रोसेस शुरू किया, तो 31 दिसंबर तो होगी क्या ट्रांजैक्शन डेट या ट्रेड डेट। पर ये ट्रेड कंप्लीट कब होगी,
उस दिन को बोलते हैं हम सेटलमेंट डेट। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस जिस दिन कंप्लीट हो जाए ना, दैट इज सेटलमेंट डेट। अब होता क्या है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट पे काम शुरू हो रहा है, सेटलमेंट डेट पे, सॉरी, काम आपका, एक सेकेंड, सेटलमेंट डेट पे आपका काम खत्म हो रहा है। हाँ सर, ये बात तो समझ आई। अब आप बताओ, क्या ये दोनों दिन सेम होंगे? जरूरी नहीं है ना, हो सकता है 2 दिन लग जाए बीच में। ये पूरा प्रोसेस करने के अंदर जहां पे आपने उसको स्टार्ट करा प्रोसेस, एंड जब आपकी ट्रेड पूरी तरह से कंप्लीट होगी, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। इसमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर मान लो इसमें लगे 2 दिन, तो हम बोलेंगे कि सेटलमेंट कौन सा है, T+2। टी का मतलब है ट्रेड डेट, दो मतलब 2 एडिशनल दिन लगेंगे, 2 एडिशनल वर्किंग डेज, ठीक है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होते, तो 2 एडिशनल वर्किंग डेज यहाँ पे लगेंगे। तो इस तरह से इसका मतलब होता है। अगर मैं बोलता हूँ T+1, इसका मतलब है जिस दिन आपका ट्रेड डेट था, जो भी आपका जिस दिन प्रोसेस शुरू हुआ, उससे एक दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट आपका हो जाएगा। T+5 का मतलब कि 5 दिनों के, 5 वर्किंग दिनों के अंदर आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेड सेटलमेंट। अब चाहे T+2 देखो, T+1 जो भी है, मतलब आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। सर ये आइडिया चल लग गया कि ट्रांजैक्शन डेट क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है। अब और हमें क्या समझना है, और हमें ये समझना है कि जो सेबी है ना, वो आज के समय कौन सा यूज कर रही है, वो T+1 फॉलो कर रही है। पर इसने बोला है कि हम धीरे धीरे कहाँ मूव करेंगे, T+0 या फिर इंस्टेंट सेटलमेंट की तरफ। ठीक है, तो अभी के टाइम के अगर आपसे पूछे ना कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है ये, जहां एक वर्किंग दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द मैंने यूज किए, एक तो T+0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज कुछ ट्रांजेक्शन शुरू किया ना, तो पूरा का पूरा आज ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़े पेच हैं, जैसे सेबी कह रहा है कि अगर आप लेट से आज दोपहर, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप देखते हो शेयर मार्केट कब से कब तक आती है इंडिया की, सॉरी, शेयर मार्केट होती है हमारी 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप किसी शेयर को लेट से 1:30 बजे से पहले पहले कुछ भी उसके रिगार्डिंग करते हो ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी। इसको बोलते हैं T+0। यानी कि आपने आज कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, उसकी सेटलमेंट आज ही होगी, दैट इज T+0। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट मतलब उसी समय। कहने का मतलब क्या, अभी 3 बजे है मान लो, आप 3 बजे जैसे ही अपना शेयर बेचोगे, उसी टाइम साथ ही साथ पैसा आ जाए, दैट इज योर इंस्टेंट। तो फर्क होता है T+0 और इंस्टेंट के। मतलब T+0 का अर्थ ये है कि आज किया तो आज ही हो जाएगा, मान लो सुबह आप कर रहे हो तो शाम तक सेटलमेंट हो जाएगा। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत के तुरंत। एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, जैसे आप लोग यूपीआई से पेमेंट करते हो, बिल्कुल सर हमने यूपीआई से बहुत पेमेंट किया है। अब देखो, जब आप लेट से आप अपने पास वाले स्टोर के पास गए, कुछ भी चाय पीने गए या फिर सामान खरीदने गए, कुछ भी, तो जैसे आप उसका स्कैनर स्कैन करते हो, तुरंत के तुरंत पैसे उधर चले जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम इंस्टेंट सेटलमेंट। तो अगर यही सेम चीज ट्रेड के साथ हो, तो उसको बोल देंगे इंस्टेंट सेटलमेंट उसका भी। अगर मान लो आप यूपीआई करो, एग्जांपल समझा रहा हूँ, बस ऐसा होता नहीं है, पर मान लो अगर आपने अभी उसको पैसे दिए अपने शॉपकीपर को, और उसको पैसे जाके शाम को मिल रहे हैं, उसको बोलेंगे हम T+0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। T+0 मतलब सेम डेट पे ट्रांजैक्शन हो जाना, इंस्टेंट का मतलब तुरंत के तुरंत हो जाना। तो दरअसल में ना, जो सेबी सोच रहा है T+0 की तरफ मूव करना, ये इसने 2 फेजेस के तरह अंदर ये करेगा। पहला फेज होगा T+0 वाला, दूसरा फेज होगा इंस्टेंट सेटलमेंट वाला। अब दुनिया में एक चीज आपको और ध्यान में रखो। अब आपका दिमाग में आएगा कि दुनिया में इंडिया के अलावा और कितने देश हैं जो T+1 या बाकी चीजें करते हैं। देखो, करते सारे देश हैं, पर T+1 ना, ये इंडिया दूसरा कंट्री बना था ऐसा करने वाला। अभी इस साल ही हुआ था ये, ठीक है, 2023 के अंदर ही हुआ था, कि जब हम T+1 की तरफ मूव करे थे, तो इंडिया चाइना के बाद ना सेकेंड कंट्री बना था जो T+1 की तरफ मूव किया था। पर आज के समय T+0 करने वाला कोई भी देश नहीं है। तो अगर इंडिया इसको करता है, जो कि हम करने वाले हैं, तो इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मूव टुवर्ड्स T+0 सेटलमेंट। क्या ये बात आप सभी को समझ आई कि सेबी करना क्या चाह रहा है, और इसका अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है ट्रेड डेट का, और क्या होता है सेटलमेंट डेट का? समझ आया? ये सारी बातें यहाँ ना, वही लिखी गई हैं जो मैं आपको समझा रहा था इतने टाइम से। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बात तो चलो ठीक है, अब हमें बताओ कि ये कर क्यों रहे हैं हम? वाई आर वी मूविंग फ्रॉम T+1 से T+0 की तरफ मूव कर रहे हैं? पहली बात तो ये समझो, T+1 खत्म नहीं हो रहा, T+1 भी चलता रहेगा, T+0 भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। धीरे धीरे एक ऑप्शनल लेवल के ऊपर ना, कि आपको एक चॉइस दी जाएगी कि आप कौन से में मूव करना चाहते हो, तो धीरे धीरे इसका मूवमेंट होगा। पर आप एक बार नोटिस करो, पहले हम ना T+5 के ऊपर काम करते थे,
मतलब 2002 के आसपास। ठीक है, 2002 में हमने चेंज किया कि नहीं यार T+5 नहीं T+3 की तरफ मूव करें। फिर हम 2003 में T+2 की तरफ मूव कर गए। अब T+1 के अंदर मूव कर गए थे 2021 से 2023 के बीच में। अब हम मूव करें T+0 के अंदर। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे हो, हम ना ये धीरे धीरे जो हमारा सेटलमेंट साइकिल है उसको कम करते जा रहे हैं। पहले 5 वर्किंग डे था, फिर 3 पे आए, फिर 2, फिर 1, अब तो जीरो सेटलमेंट या फिर इंस्टेंट सेटलमेंट इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। देखो आप समझो इस बात को, जैसे जैसे ना हमारे बहुत सारे आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल मतलब मेरे और आपके जैसे लोग बहुत पैसा डाल रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना। अब इतने सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेबी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, है कि नहीं। उनके लिए जो स्टॉक मार्केट है वो सेफ रहे, ये बिल्कुल इनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब होता क्या है, अगर मान लो आपने कोई ट्रेड करनी है, उसके सेटलमेंट के अंदर एक बहुत लंबा टाइम लगता है, तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। काफी काफी लंबे टाइम तक आपका पैसा अटका रहेगा, मार्केट में पैसा है ही नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, अगर मान लो 5 वर्किंग दिन तक पैसा ही नहीं आपको मिल रहा। तो इस वजह से ना हम चाहते हैं हमारा जो ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा रिलायबल बने। इस वजह से हम यहाँ पर जो भी मेथड से हम मूव कर रहे हैं, इंस्टेंट सेटलमेंट या फिर T+0 सेटलमेंट की तरफ। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये देखो जो चीजें लिखी ना, ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। 2 वे प्रोसेस होता है जहाँ पर फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो मीनिंग तो आप समझ जाओगे, मेरा पॉइंट ये था कि आप इस टॉपिक को समझ पाओ कि आखिर T+1 T+2 ये बाकी सारी चीजें आखिर होती क्या है एंड क्या इनके फायदे होते हैं। इसके साथ ही ना आपके जो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है जैसे बोलते भी हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, पूल इन करते हैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया इस फंड के अंदर, फिर ये फंड कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे पैसा अपना लगाएगा। तो जो टी म्यूचुअल फंड होता है ना, ये एक लेवल आगे होता है। तो यहाँ पर अभी के लिए जब मैं बता रहा ना, नॉर्मली हम फॉलो कर रहे हैं आजकल T+1, पर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है T+2, क्योंकि वो सारा चीजें अलग अलग रिडेम्पशन वगैरह करने के लिए वो सारा प्रोसेस इस तरह से होता है। तो जब हम T+0 की तरफ मूव इन कर जाएंगे ना, तो म्यूचुअल फंड में भी एक दिन कम हो जाएगा, तो म्यूचुअल फंड में T+1 लगने लग जाएगा। ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप ये ट्रेड सेटलमेंट वाला मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, इंडियाज एक्सटेंसिव लाइन ऑफ क्रेडिट। दरअसल में ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया के द्वारा 308 लाइन ऑफ क्रेडिट अपनी पार्टनर कंट्रीज को एक्सटेंड करी गई ओवर द ईयर्स, कितने की, $32 बिलियन की, एज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। देखो हमारे ना बहुत सारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। मतलब कुछ आई नो IR के अंदर आप पढ़ते होंगे, कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं बीच बीच में, पर डेफिनेटली हमारे कई सालों से संबंध है इन सभी देशों के साथ। और ये देश काफ़ी अपने आप में छोटे हैं, काफ़ी गरीब भी हैं इनमें से कुछ देश। तो हमारी कोशिश रहती है कि अपने डेवलपमेंट असिस्टेंस हम इन देशों को देते रहें, ताकि हमारे संबंध भी इनके साथ अच्छे रहें एंड एट द सेम टाइम ये कंट्रीज़ डेवलप भी कर पाएँ। आपने अफ़गानिस्तान का देखा ही होगा, अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया ने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करी है। चाहे वहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, आपका फ्रेंडशिप डैम हो, ठीक है ना? आपका जो रोड्स वगैरह है, हमने बहुत बनाई है अफ़गानिस्तान के अंदर। उसी तरह से आपके मालदीव्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो गया, बांग्लादेश के अंदर हमने बहुत सारी मदद करी है। तो बांग्लादेश ने तो सबसे ज़्यादा हमने ना मदद करी है, लार्जेस्ट कंसेशनल क्रेडिट इंडिया ने ही दिया है। तो यहाँ पर दरअसल में होता क्या है ना, हमारा जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है, इसको 1982 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसी पर्पस के लिए कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हम प्रमोट कर पाएँ, कैसे फाइनेंस वगैरह एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी सारे हम बात करें ना एलो लाइन ऑफ क्रेडिट की, लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से हम यहाँ पर हमारे जो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू डेवलपमेंट असिस्टेंस को प्रोवाइड करे जाते हैं। यहाँ पर हमारी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं आइडियाज, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। ये एक्सिम बैंक के थ्रू यहाँ पे रन करती है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर आप देख पाओगे $17 बिलियन लगभग हमने एशियन कंट्रीज को, $12 बिलियन हमने अफ्रीकन कंट्रीज को, और $2 से $3 बिलियन बाकी अन्य देशों को इस तरह से हमने दिया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ये लाइन ऑफ क्रेडिट आखिर होता क्या है। देखो मान लो मैंने आपको बोला क्या, मैंने बोला कि मैं आपको $1 बिलियन का लोन दे रहा हूँ, या 1 बिलियन छोड़ो, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लो मैंने आपको बोला मैं ₹500 का आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको ₹500 आपकी जेब में नहीं दिए,
पर मैंने बोला आपके पास एक मैकेनिज्म आ गया, आप जब चाहे इससे लोन ले लो। आपने बोला सर मुझे 500 का नहीं चाहिए, मुझे आज 100 रुपए का चाहिए। अरे ठीक है, आप 100 रुपए का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसमें से छोटा सा हिस्सा लोन का ले लिया। अब 6 महीने बाद आपको लगता है नहीं यार, 100 रुपया और चाहिए लोन में। अरे ठीक है यार, आपके पास सैंक्शन हो रखा है 500, जब मन चाहे उसमें से उतना उतना लोन यहाँ पे लेते रहो, उतने उतने पैसे आप लेते रहो। हमने 500 रुपये आपको सैंक्शन कर रखा है। अब फायदा देखो इसका, फायदा ये है कि मैंने 500 आपको सैंक्शन कर दिया, तो जो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट वगैरह मैं लगाऊंगा, और पहली बात तो बहुत ही कम लगाऊंगा। दूसरी बात आप नोटिस करो, जब मैं इंटरेस्ट रेट लगा भी रहा हूँ तो मैं 500 के ऊपर नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ 100 रुपए के ऊपर लगा रहा हूँ, जितना आप यहाँ पे मेरे से ले रहे हो। 500 तो मैंने आपको सैंक्शन कर रखा है। तो यही क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह की बोरिंग लिमिट होती है, दैट कैन बी यूज वेन एवर नीडेड। आपको 500 दे दिया है, जब आपको जरूरत होगी उसमें तो उतना ले लेना, ठीक है। और जैसे जैसे पैसा रीपे करते रहते हो, उतना आप कहीं ना कहीं और बोरो कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। तो इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल कीनिया को $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है, ताकि अपनी फार्मिंग को वो यहाँ पे कर पाए। हमने श्रीलंकन रेलवेज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। तो इस तरह से ना हमारे बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल्स मैंने इतने सारे इसलिए मेंशन किए हैं कि कल को जैसे आईआर का आंसर लिखोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस का, या इकोनॉमी प्लस आईआर का जब मिला के कुछ आंसर लिखोगे ना, वहां पर आपको बिना एग्जाम्पल्स के मत लिखना उस आंसर को। जितने बढ़िया एग्जाम्पल्स लिखोगे, किस तरह से हम अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम बाकी देशों के साथ मदद कर रहे हैं, तो जैसा भी आपको जहां पर भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंज आया है, वहां पर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगर अगर आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि यार इसने सिर्फ रटी रटाई चीजें नहीं पढ़ी, इसको एक्चुअल में चीजें पता है। इसी वजह से ये एग्जाम्पल्स बनने पॉइंट हो जाते हैं। इनफैक्ट एक काम करना, ये जो पीडीएफ है ना सारी एग्जाम्पल्स वाली, जैसे ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, कि अफ्रीका के अंदर प्रोजेक्ट जो हमने रन किया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स की पीडीएफ जो है ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप मुझे टेलीग्राम पे ऋषभ शर्मा सर PW, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो वहां पर आप इसको रीच आउट कर लेना, ठीक है, @ लगा के। तो वहां पर ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, जो आपको हेल्प कर देगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। एक यहाँ पर आपको ITEC के बारे में जाना चाहिए। ITEC क्या है? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम। ये क्या है? बायलैटरल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको 1964 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखना, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कल को बोल देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करी जा रही है, जहां पर हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी नीड को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सम कॉपरेशन, ठीक है। नाम ही वही है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। गेटिंग इट? तो इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल सागर अमृत स्कॉलरशिप फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अनाउंस करी थी, इसी ITEC के अंतर्गत। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। देखो अभी ना मल्टीपल चीजें हुई हैं इस चीज के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हो, अनंत नागेश्वरन जी। तो इनके द्वारा बहुत सुनाया गया है, हम जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, हमारी सरकार ने भी इस तरह से इनको कई बार सुनाया है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर क्यों ऐसे सुना क्यों रहे हैं, कि क्या क्या कर दिया इन्होंने ऐसे। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो, पहले एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम का एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो ये पर्सन है वैभव, ठीक है। अब इसको ना यार कुछ भी करना है, मान लो अपना घर बनाना है, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसको क्या चाहिए वैभव को? आप बोलोगे सर वैभव को चाहिए पैसा। भैया पैसा तो होता नहीं, पैसा तो सबके पास होता नहीं, पैसा है नहीं इसके पास, तो ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक पता क्या करेगा? बैंक देखेगा, क्या देखेगा बैंक? बैंक देखेगा कि इसकी हालत कैसी है, किस तरह का है ये, ठीक है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स देखेगा। या फिर आपने सुना होगा सिबिल स्कोर। सुना है आपने सिबिल स्कोर? सुना होगा। एक्चुअली एक एक तरह का स्कोर होता है, जो हमें क्या बताता है? जो हमें बताता है कि कल को इसको आपने लोन दे दिया ना, तो क्या ये लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी के बारे में बता पाएगा, रीपेइंग कैपेसिटी के बारे में, कितना बढ़िया है ये बंदा, किस तरह की सैलरी है। गेटिंग इट? पहले अगर लोन लिया है तो क्या उसको हमेशा रीपे किया या नहीं किया, डिफॉल्ट तो नहीं कर देगा। अगर मान लो इसका सिबिल स्कोर होता है बढ़िया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि बंदा बढ़िया है, कल को अगर ये लोन लेगा तो पैसा पक्का रिटर्न करेगा। अगर मुझे बताओ, अगर आपको ये पता लग जाए स्कोर को देख के कि यार ये बंदा पक्का ही पक्का आपको लोन रिटर्न करेगा ही करेगा, तो आप ना इसको जो इंटरेस्ट रेट दोगे, जिस जिस रेट के ऊपर लोन दोगे, वो इंटरेस्ट रेट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि बढ़िया बंदा है ना यार, पैसे रिटर्न कर देगा आपके, तो इंटरेस्ट रेट वहां पे कम होगा।
पर मान लो आपने तहकीकात की और आपने पाया भैया इसका सिबिल स्कोर तो कम है, तब आप क्या करोगे? तब आप वैभव को लोन दोगे, पर आप बोलोगे अगर लोन चाहिए ना, इंटरेस्ट रेट मेरी मर्जी का लगेगा, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आप इसको चार्ज करोगे, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अब यही जो चीज वैभव के लिए एप्लीकेबल है, वही हमारे देशों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इंडिया, अगर इंडिया को हमने रेट किया, इंडिया की मान लो हमने रेटिंग देने की कोशिश करी, और इंडिया की रेटिंग मान लो आ जाती है बहुत बढ़िया, तो कहीं ना अगर हमें कल को कुछ यहाँ पे कुछ लेना होगा, कुछ पैसा चाहिए होगा कहीं से, तो हम बड़े आराम से ले पाएंगे, और इंटरेस्ट रेट भी कम चुकाना पड़ेगा हमें। पर अगर मान लो रेटिंग हमारी बहुत खराब कर दी जाती है, जैसे आज के समय पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान को आप लोन दोगे? आप सोचोगे सर या तो मैं लोन दूंगा नहीं, या अगर मैं पाकिस्तान को लोन दूंगा तो मैं बोलूंगा पाकिस्तान को भाई तू इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे मुझे, तभी भी दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं मैं दे रहा तुम्हें, है कि नहीं? ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। तो दरअसल में है क्या ना, ये जो रेटिंग वेटिंग की हम बात करते हैं, ये दुनिया में तीन बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक है मूडीज, एक है S&P ग्लोबल, और एक है फिच। ये तीन दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज हैं जो इस तरह से रेटिंग देती हैं दुनिया की अलग अलग कंट्रीज को, दुनिया की अलग अलग कंपनीज को। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए को रेटिंग जो दे रखी है वो अपने आप में बहुत बढ़िया दे रखी है। रीजन बीइंग, देखो यूएसए इकोनॉमी अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसी तरह से जो खराब कंट्रीज हैं उनको ये खराब रेटिंग देते हैं। पर दिक्कत पता कहाँ आती है? दिक्कत आती है इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए। इंडिया देखो पिछले कई सालों के अंदर, या मतलब 21वीं सदी के अंदर ही आप देख लो, 21वीं सदी के अंदर इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इकोनॉमिकली, आप देख लो बहुत बढ़िया हम चल रहे हैं, ज्यादातर चीजें हमारे यहाँ पे बढ़िया ही चल रही है आजकल। हाँ मुझे पता है कि कुछ कुछ है इश्यूज भी इकोनॉमी के अंदर, ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ना हमें उतनी अच्छी रेटिंग नहीं दे रही जितना हम शायद डिजर्व करते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज करते हैं। दरअसल मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो आपको बात कर रहा था मूडीज की, S&P फिच की, इस तरह से रेटिंग देती है। अगर आपकी रेटिंग यहाँ पर आती है टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर, तो इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपको अगर कोई लोन देगा ना तो आप पक्का रीपे कर दोगे। जिनकी इकोनॉमीज की हालत यहाँ नीचे है, जिनका रेटिंग यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब क्या होता है कि वो अर्थव्यवस्था या जो वो देश है वो अपने आप में काफी हालत खराब के अंदर है। इसको लोन देना मतलब लोन का डूब जाना ही है। अब इंडिया पता कहाँ आता है? इंडिया लगभग कहीं यहाँ के आसपास आता है, इस पर्टिकुलर की चीज के आसपास। ये जो सारे ऊपर वाले हैं ना, इनको माना गया है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो यहाँ पर है नीचे वाले, ये है जो थोड़े सोच समझ के इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। अब इंडिया ना देखो यहाँ पर है इस रेंज के ऊपर, जस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की आखिरी सीढ़ी के ऊपर है। इससे नीचे अगर हम गए ना तो हमारे लिए हालत खराब हो जाएगी। पर इंडिया देखो बोल रहा है कि हम इतने बढ़िया तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। सरकारें, ऐसा नहीं है कि आज सरकार है कल को यहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और स्टेबिलिटी भी है, ऐसा भी नहीं है कि सरकार आज गिर गई कल को नहीं बन गई फिर परसों नहीं बन गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी चलता है, करप्शन भी कम हुई है कुछ हद तक। तो ये कुछ अलग अलग कारण है जिस वजह से हमें रेटिंग हमारी ऊपर जानी चाहिए। पर ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये वाली ये हमें रेटिंग ऊपर दे ही नहीं रही। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम के अंदर कोविड 19 पैंडेमिक के अंदर इन्होंने हमें यहाँ पे नेगेटिव भी कर दिया था थोड़ा सा। तो इस तरह की चीजें होने की वजह से पता है इफेक्ट क्या आता है? इंडिया के ऊपर इफेक्ट आता है, इवन इंडियन देश के ऊपर आता है। और हमारे यहाँ पे जिनको पैसा चाहिए, जैसे मैं हूँ मान लो, अब अगर मुझे पैसा चाहिए और मैं चाहता हूँ बाहर से पैसा रेज करना, तो वो देखेंगे यार इंडिया का देश तो रेटिंग खराब है इसकी, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे पैसा मिलने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो एक्चुअल में हो पता क्या रहा है, ये जो सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए देश के अंदर, वो नहीं आ पाता। जो पैसा हमें मिलना चाहिए जिस रेट के ऊपर, वो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हम हो सकता है जो आज के टाइम हम बात करें ना 6-7% ग्रोथ की, ये शायद और बढ़ सकती है अगर हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है ना, जो रेटिंग है हमारी, वो बढ़िया हो जाए। इस वजह से हम इनको इतना ज्यादा सुना रहे हैं। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे, तो ये तो चलो दुनिया भर की बहुत बढ़िया रेटिंग्स हैं, ये तो मतलब बहुत बड़ी वाली रेटिंग्स हैं जो यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हमें देखने को मिलती हैं। पर इंडिया के अंदर भी कुछ है, जैसे आपका केयर हो गया, आपका इकरा हो गया, ठीक है ना, आपका क्रिसिल हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल था, क्रिसिल, केयर, ब्रिकवर्स। ये बताते हैं कि क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है बोरोवर की। गेटिंग द पॉइंट?
तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये क्या चीज है? देखो एक बात आप समझो, आपके पास ना, वर्ड समझो, ऑल्टरनेट। देखो जब मैं बात करता हूँ कि आपको पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना है, आप बोलोगे सर ठीक है मैं स्टॉक्स मैं शेयर खरीद लेता हूँ इसके, या फिर आप बोलोगे सर मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ, आप बोलोगे या मैं एक काम करता हूँ पैसा गोल्ड वगैरह में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पर ये ना इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं। पर आजकल ना, मतलब आजकल तो नहीं बोलूंगा, पर इसके कुछ ऑल्टरनेट्स भी हैं। मतलब अगर आप पैसा यहाँ नहीं डालना चाहते, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल जगह है जहाँ पे पैसा डालते हो, उसके कुछ ऑल्टरनेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं AIF, यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, AIF यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसी चीज को बोला जाता है। अब होता क्या है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड देखे हैं, बिल्कुल सर अभी डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले ही। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप लोग सब लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं डालते हो, ठीक है ना, आपने पूलिंग करी इन्वेस्टमेंट की, एंड उसको कहीं ना कहीं फिर अकॉर्डिंगली आपने खर्च किया। तो एक तरह से ना सरकार ने इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की कुछ कैटेगरीज बना रखी है, मैं समझाता हूँ। दरअसल में क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं हूँ, आप हो, ये वैभव है, ये कुछ और लोग हैं, इस तरह से ये सब ने क्या किया, बाहर से भी लोग हो सकते हैं, उन्होंने एक फंड के अंदर पैसा डाला, ठीक है। अब ये फंड आगे पैसा कहाँ लगा रही है, उस हिसाब से AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हो गई हैं। जैसे कैटेगरी 1 की अगर बात करूँ, तो ये जो पैसा स्पेंड करते हैं ना, ये आगे जो पैसा लगाया जा रहा है, ये इन चीजों के अंदर लगाया जा रहा है, एंजल फंड के अंदर, सोशल वेंचर, वेंचर कैपिटल, इन सभी चीजों के अंदर। कैटेगरी 2 के अंदर जो पैसा लगाया जा रहा है, वो यहाँ पर इनके अंदर लगाया जा रहा है, रियल एस्टेट फंड, डेट फंड, फंड ऑफ फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड। कैटेगरी 3 के अंदर आपके हेज फंड और पाइप फंड्स के अंदर। अब होता पता क्या है, जैसे ये कैटेगरी 1 वाले फंड है, ये वो फंड होता है जहां पर जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ हद तक इनको सपोर्ट करती है। इस वजह से सरकार इनको मतलब कुछ वायबल भी समझती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके, ठीक है ना, एंजल फंड वगैरह हो गया, तो कुछ सपोर्ट यहाँ पे सरकार का रहता है। जैसे कैटेगरी 2 हो गया, यहाँ पर सरकार कोई यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं करती, कोई इंसेंटिव या कंसेशन सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते, तो इस वजह से इनको एक अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया। कैटेगरी 3 के अंदर किसको डाल दिया है, जो हेज फंड होते हैं, या फिर जिनका ऐसे फंड जिनका काम होता है कुछ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को मेंटेन करना, ठीक है ना, इसके लिए भी सरकार कोई इंसेंटिव्स वगैरह नहीं देती। तो बेसिकली ना सरकार कितना इंसेंटिव दे रही है, या फिर किस कैटेगरी को सरकार कितना प्रमोट करना चाह रही है, उस हिसाब से ये कैटेगरीज के अंदर अलग अलग हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंड्स देखने को मिल जाते हैं। हेज फंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, आपके वो वाले फंड जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं या डेट फंड्स हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और वो ऐसे फंड्स जहाँ पर आपकी सरकार सोचती है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इनको कुछ सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। पॉइंट वही है कि हमारे पास कुछ थे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब हमने कुछ मूव कर गए हैं ऑल्टरनेट चीजों के ऊपर, इस वजह से इनका नाम लग गया है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। पर वर्क सिमिलर ही करते हैं जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, कि यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से ना पूल्ड इन्वेस्टमेंट हुई, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे पैसा डाला, जो कि अलग अलग जगह पे गया। और यही बात लिखी गई है कहाँ पे, आपके सेबी रेगुलेशंस 2012 के अंदर। तो ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर सेबी रेगुलेशंस के अंदर आपको इसकी डेफिनेशंस देखने को मिल जाती है। इनको आप कंपनी के थ्रू, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू भी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका फायदा क्या है। देखो फायदा ये है कि यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पर, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, उस हिसाब से एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे लो वॉलिटिलिटी होती है, मैं आपको समझाता हूँ, और डाइवर्सिफिकेशन भी समझाता हूँ। देखो एक चीज मानो, मान लो अगर आप पैसा डाल रहे हो, ठीक है, अब टेक्निकली एक तो एक बंदा होता है, जैसे मान लो एक बंदा है, लेट से इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम अंकित रखते हैं। अब अंकित ने मान लो पैसा अपना सारा का सारा पता कहाँ डाला, सारा का सारा पैसा मान लो रिलायंस के अंदर डाल दिया, ठीक है, या रिलायंस छोड़ो अडानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब कल को एक पॉसिबिलिटी है ना कि अडानी के शेयर अचानक से नीचे आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अंकित का सारा पैसा डूब जाएगा ऐसे तो, है कि नहीं। तो अंकित ने पता क्या किया, अंकित ने सारा पैसा एक ही जगह डाल दिया, इसको बोलते हैं अनडाइवर्सिफाइड, मतलब आपने उसको पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं किया। पर मान लो दूसरा बंदा है वैभव, अब ये थोड़ा समझदार था, इसने क्या किया, इसने थोड़ा पैसा यहाँ डाला एक कंपनी के अंदर, दूसरा पैसा किसी और चीज के अंदर डाला, तीसरा किसी और चीज के अंदर, चौथा पांचवें किसी और के अंदर।
अब कल को कोई डूबेगा, मान लो ये दूसरा वाला डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाकी पहला तीसरा और चौथा पांचवा ऑप्शन तो अभी खड़ा हुआ है ना, वो तो कुछ ना कुछ पैसा दे रहे होंगे, तो मेरा सारा पैसा नहीं डूबेगा। तो जब भी मैं इस तरह से चीजों को डाइवर्सिफाई कर देता हूँ ना, तो एक सेफ्टी नेट आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी वॉलेटिलिटी, आपके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। गेटिंग इट? तो ये यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए इनके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी। तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ध्यान में रखिए कौन इसके साथ रेगुलेट करता है, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब एक मुद्दा और था न्यूज के अंदर, दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। कुछ नहीं जानना आपको, सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है। समझो इस बात को। जैसे आप लोग इंश्योरेंस करवाते हो, बिल्कुल सर, इंश्योरेंस क्या होता है? तो आप बोलोगे सर हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, हम कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, और बहुत सारी चीजें, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि हम ना अपने जो भी रिस्क है, उस रिस्क को कम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, रिस्क कम हो गया। कल को मान लो आपकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो कार का जो एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से जो कार को नुकसान हुआ था, जो क्षति हुई थी कार को, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देके कर देगी। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब मान लो आपने पता क्या किया, आपने एक कंपनी, यहाँ पे क्या है, कंपनी, ठीक है, कंपनी बॉन्ड्स होते हैं कंपनी के, बिल्कुल ठीक बात है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड के थ्रू ना ये कंपनी पैसा रेस करती है। आप मान लो आप यहाँ पर हो और ये रही आपकी कंपनी, आपने कंपनी को पैसा दे दिया मान लो 1,000, ठीक है, बदले में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ बदले में हमें कुछ कूपन मिलेगा, कूपन मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, प्लस हमें प्रिंसिपल वापस होगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी के अंदर यही चीज होनी चाहिए। पर आपको ना कल को डर लग सकता है। क्या डर लगेगा? डर ये लगेगा कि जो कंपनी है, कल को कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी? हो सकता है। कंपनी बंद होगी तो क्या होगा? कंपनी बंद होगी तो हो सकता है कि कंपनी को बेच बाच के भी मेरा पैसा ना मिले, मुझे मुझे जो प्रिंसिपल इंटरेस्टेड मुझे मिलना था वो मुझे ना मिले। तो आप एक रिस्क के अंदर आगे, आपको एक रिस्क है, आपको एक डर है। और जब भी डर लगता है तो आप क्या करते हो? सर हम करवाते हैं इंश्योरेंस, है कि नहीं? तो आपने पता क्या किया, आपने एक तीसरी कंपनी पकड़ी। यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, अब आपने क्या बोला इसको, आपने बोला कि यार मुझे डर है कि मेरी कंपनी कहीं ये वाली ये कंपनी कहीं डूब ना जाए, तो मुझे ना आप इंश्योरेंस करवा के दो। ये बोलेंगे ठीक है करवा देंगे। तो आपने पता क्या किया, आपने इसको कुछ यहाँ पे प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया। जैसे आप इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम नहीं पे करते, बिल्कुल वैसे ही आपने इंश्योरेंस की करवा ली अपनी, और बदले में इसने प्रोटेक्शन दे दी। तो कल को ना अगर मान लो ये कंपनी डूब भी जाती है, ये वाली ये कंपनी अगर डूब भी गई, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ये कंपनी आपको उस नुकसान की भरपाई करके देगी। नाम देखो क्या है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। डिफॉल्ट का मतलब बताओ क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है, हम बोलते हैं ना ये डिफॉल्टर है बंदा। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है सामने वाले बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने गड़बड़ी कर दी, उसने दिवालिया हो गया सामने वाला, है कि नहीं? तो कल को भैया ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आपने ना, आपके ऊपर रिस्क नहीं आया, आपने रिस्क को स्वैप कर दिया। रिस्क अब आपने इसके ऊपर डाल दिया, ये सीडीएस सेलर के ऊपर। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो समझ पाए हो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ऐसे ही कोई तीन शब्द नहीं है ये, अपने आप में तीनों शब्दों को जोड़ दो, वो आपका आंसर बन गया। तो एक तरह का स्वैप एग्रीमेंट है, जहां पर आपका जो बायर है, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा आपका बायर, ये बायर को कंपनसेशन मिलता है किसके द्वारा? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के सेलर के द्वारा। किस केस के अंदर? अगर यहां पर ये वाले जो है ये डिफॉल्ट कर जाता है, उस केस के अंदर। तो एक तरह की इंश्योरेंस ही है, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको बहुत सारे लोग हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं, बट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका सीडीएस का आखिर अर्थ क्या होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। आई होप आज के टॉपिक आपको समझ आए होंगे। इसके साथ ही ना मैंने आपको दो क्वेश्चन पिछले हफ्ते होमवर्क की फॉर्म में भी दिए थे, उनको एक बार समझते हैं। सर क्या था होमवर्क हमारा? क्या एक तो आप लोग ना होमवर्क नहीं करते हो यार, होमवर्क किया करो, नीचे कमेंट से बताया करो। कोई बात नहीं, आज का होमवर्क करना अच्छे से। ये देखो, ये क्या था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। बहुत ईजी है यार, हम पढ़ते हैं, हम जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो आप नोटिस करो कि जैसे आपके लोन्स हो गया, क्या ये आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर होता क्या है, आप एसेट्स वगैरह के साथ डील करते हो ना, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है ये बहुत अच्छे से जब हम पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये बात ठीक है। ऊपर से आपकी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपका एफडीआई है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है,
ये भी आपकी इसी चीज के अंदर आती है, आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। पर आपके जो रेमिटेंसेज होते हैं ना, ये रेमिटेंसेज तो करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो ये बात आपकी जो थर्ड वाली गलत हो जाएगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। देखो ये मैं डिटेल में इसको इसलिए नहीं बता रहा, ये प्योरली स्टैटिक का क्वेश्चन है, प्योरली स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स है ही नहीं। बहुत डिटेल में हमने इस बात को पढ़ा भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आपको बहुत इजीली पता होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन ही था ये। दूसरा है, ये भी बिल्कुल स्टैटिक का ही है, कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, जो फॉरेक्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आप जानते होंगे कि यार एक तो आते हैं हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स, पहली चीज तो ये, और मेजर कंपोनेंट हमारा फॉरेक्स का यही होता है। दूसरा इसके अलावा हमारे देखने को मिलता है, हमारे जो गोल्ड होता है, वो दूसरा कंपोनेंट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं, एंड चौथा आपका जो रिवर्स ट्रांसपोजिशन होती है ना, ये चार कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कौन सी चीज है। जैसे पहले में कह रहा है लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अरे लोन वोन यहाँ पे नहीं आता। ये भी देखो लोन्स वगैरह, ये भी बात गलत कह रहा है, यहाँ पर भी लोन्स की बात है, ये भी बात गलत होगी। आंसर आपका बहुत आसाम से आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इकोनॉमी के ना स्टैटिक पोर्शन अगर आपका ठीक है, प्लस आपको करंट के साथ उसका अगर आप उसका लिंकेज करते रहो ना, तो आप बड़े आराम से इकोनॉमी के क्वेश्चंस के अंदर 90% एक्यूरेसी के साथ आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हो। चाहे 2023 का पेपर हो, 22 का हो, 21 का हो, कोई भी पेपर उठा के देख लो। अगर स्टैटिक अच्छा है और करंट के साथ लिंकेज बना पा रहे हो, तो 90% एक्यूरेसी लाई जा सकती है बड़े आराम से। मतलब मोर देन 90 बोलूंगा, 90 भी गलत है, मोर देन 90% हर साल ये एप्लीकेबल रहा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन मुझे पता है कुछ ऐसे आ जाते हैं जो शायद अनएक्सपेक्टेड होते हैं, या जिनका हमें आंसर नहीं पता होता। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अच्छे हैं ना इकोनॉमी के अंदर, ट्रस्ट मी, 90% या मोर देन 90% एक्यूरेसी इज डेफिनेटली पॉसिबल इन इकोनॉमी, अगर आपने थोड़ा सा समझा है चीजों को। तो आज का होमवर्क सर क्या रहेगा? आज का होमवर्क आपका रहेगा ये वाला पहला, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। ये रहा 2022 का पहला क्वेश्चन, एंड दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये भी 2022 का ही है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ये तो करंट अफेयर्स के अंदर मैं काफी बार कवर भी कर चुका हूँ। तो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जो हमने आज 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का डिस्कशन किया, ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि ये जो नया साल है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत सारी खुशियां आपको यहाँ पे मिले। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।